तो दोस्तों आपका स्वागत है UWD स्टोरी चैनल पर। तो दोस्तों ये है खून की धारा का पार्ट 2। दोस्तों अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जरूर देख ले, तभी आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। अपने कानों में हेडफोन और एयरफोन लगा ले, चलते हैं कहानी की ओर। अच्छा 1 मिनट रुको, देखता हूं वह घर आए या नहीं। ओके अंकल, रेस्ट ए मिनट। कुछ देर के लिए टेप रिकॉर्डर खर्र खर्र करता रहा। उसके बाद पुनः वार्तालाप शुरू हो गया। वह घर पर नहीं है अंकल, मैंने सब जगह देख लिया। भतीजे उससे कह देना राजा से उलझने की कोशिश न करे। राजा के विरुद्ध दुनिया की कोई पुलिस सबूत नहीं जुटा सकती। राजा का पीछा करने का अंजाम उसे मिल चुका है। मैं चाहता तो उसे खत्म भी कर सकता था, मगर मैंने उसे जीने के लिए एक चांस दिया है। अगली बार अगर उसने कोई कदम उठाया तो यह चांस भी खत्म हो जाएगा। मेरी यह चेतावनी उस तक पहुंचा देना। बेफिक्र रहो, वह कुछ नहीं करेंगे। अगली बार गुलैल से मैं ही तुम्हारी आंख फोड़ूंगा। तुम्हारे जैसे 30 मारखा मैंने बहुत सीधे किए हैं। दूसरी तरफ से फोन कटने आवाज सुनाई दी। अमर ने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। पहले सवाल का जवाब मिल गया, अब बचते हैं बाकी 2 प्रश्न। आपकी पोशाक अब भी पूरी तरह सूखी नहीं है अंकल, बालों पर थोड़ा रेत भी चिपका है। इसका मतलब आपने किसी झील में गोता लगाया या समुद्र के पानी में। रंजीत सिगरेट सुलगाने लगा। अमर ने अपना कथन जारी रखा। और उस दौरान आपके कॉलरों में एक बाल उलझ गया, सुनहरा बाल। इतना कहकर अमर ने एक बाल कॉलर से खींच लिया। इस पर रेत का कण है, जाहिर है कि सुनहरे बालों वाली कोई लड़की पानी में थी। नंबर 2, बात नीचे, कमीज पर लिपस्टिक का धब्बा है, ठीक सीने पर। यह भी किसी लड़की का है। यह दूसरी लड़की की पहचान है। धब्बा तब लगा है जब आपकी कमीज इस जगह से सूख गई थी। यह गीली लिपस्टिक का धब्बा नहीं है, अर्थात उस लड़की के होठों की लिपस्टिक नहीं है जो पानी से भीगी थी। और उसका हो तो जहां बाल उलझा था उसके समीप ही होता और धब्बा होठों के आकार का न होता और कई जगह न होता। इसका मतलब सूखी लिपस्टिक का धब्बा है। यह जाहिर है कि गोता लगाने के काफी समय बाद वह दूसरी लड़की आपने मिली है। यह पहली वाली लड़की भी हो सकती है, क्योंकि कुछ समय बाद जब आप लोगों के वस्त्र सूख गए होंगे तो वह दोबारा मेकअप भी कर सकती है। इसलिए कहता हूं कि तुम बहुत बड़े जासूस बनोगे एक दिन। भतीजे, तुमने आज अनजाने में बड़ा जोरदार तर्क रखा कि दूसरी वाली लड़की पहले वाली भी हो सकती है, जबकि वह दोनों एक नहीं थी। मैंने तो तुक्का मारा है। जब राजा का फोन आया था तो तुमने यह मालूम नहीं किया फोन कहां से किया गया। मेरे ख्याल से तुमने नंबर अवश्य मालूम किया होगा। आपका ख्याल दुरुस्त है। वह समझता रहा कि मैं बच्चा हूं। मैंने बातों के दौरान 1 मिनट की मोहलत ली और झटपट वह काम कर दिया। मैं आपको उसका नंबर भी बता दूंगा, बाकी आप जाने और आपका काम। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। अच्छा, यह फोन किस समय आया था? बस आपके आने से 5 मिनट पहले। इसका मतलब राजा को यह मालूम था कि मैं किस समय यहां पहुंच जाऊंगा। रंजीत बड़बड़ाया, अंकल यह राजा क्या बेचता है? खत्म करो इस विषय को, अब तुम जानो। इस समय तुम्हारी परीक्षा चल रही है। तुम्हारा समय कीमती है। अरे अंकल, ये क्या समझते हैं मैं क्या दिन भर आवारागर्दी करता हूं? मेरे पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। परीक्षा का फल आपको हैरत में डाल देगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अच्छा मैं चला। अमर चला गया। रंजीत काफी देर तक अकेला इस कमरे में फाइलें पलटता रहा। फिर वह लाइब्रेरी में चला गया और 1 घंटे बाद वह प्रयोगशाला में था। रमन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने लगभग सभी जगह फोन भी किया, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। उसने अपने कुछ एजेंटों को जगह जगह की निगाहरानी पर रवाना कर दिया। फिर वह कोतवाली के लिए कूच कर गया। इंस्पेक्टर मैथिल से उसने राजा की फाइल मंगवा ली और खास बातें अपनी डायरी में नोट करता रहा। इन्हीं कार्यों में शाम हो गई। सहसा उसे ख्याल आया कि उसे रॉयल डी लीरा में आज रात का प्रोग्राम भी देखना है। उसने तुरंत अपने लिए सीट रिजर्व करवा ली। प्रिय रंजीत के नाम से उसने एक मेज बुक कर ली। यह काम उसने पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे किया। मेरे ख्याल से आज आप भी डी लीरा में अपनी संध्या गुजारेंगे, रंजीत ने मैथिल से कहा, सादे लिबास में। मैंने इसका इंतजाम पहले से ही कर लिया था।
मैं एक शिकारी हूं और डी लीरा मेरे लिए शिकारगाह। लेकिन कर्नल राजा की छानबीन आप किस केस के सिलसिले में कर रहे हैं? क्या कोई लंबा चक्कर है? मुझे एक लड़की की तलाश है और राजा के जरिए उस लड़की तक पहुंचा जा सकता है। इंस्पेक्टर राजा के संबंध में आपकी जरूरत पड़ी तो याद कर लूंगा, क्योंकि यह मामला काफी जटिल होता जा रहा है। इतना कहकर रंजीत पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। उसकी कैडिलॉक सड़क पर दौड़ने लगी। यह बिल्कुल नई कार थी जिसे रंजीत ने विशेष अवसरों पर इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया था। अभी 8 बजे थे और ठीक 10 बजे डी लीरा का विशेष प्रोग्राम शुरू होना था। 2 घंटे बाकी थे। रंजीत को समय काटना था और जब ऐसा होता वह नगर की सड़कों पर बिना मकसद गाड़ी दौड़ाने लगता था। सहसा उसने एक बूथ के सामने गाड़ी रोक दी। बूथ दाखिल होकर उसने नंबर डायल किया। नंबर मिलते ही 2 सिक्के डाले और फिर हेलो की ध्वनि उसके मुंह से निकली। कौन साहब बोल रहे हैं? किसी का भारी स्वर सुनाई दिया। देखिए, मिस जूली हो तो उन्हें फोन पर बुला दीजिए। 1 मिनट होल्ड कीजिए। थोड़ी देर बाद ही जूली का स्वर सुनाई दिया। हेलो स्पीकिंग। सर, विक्रम की तबीयत कैसी है? रंजीत का स्वर एकदम बदला हुआ था। उसने राजा के स्वर की नकल उतारने का प्रयास किया था। मगर तुम कौन हो? देखिए मादाम, मैं फोन बिल्कुल नहीं करता, मगर एक भारी मुसीबत आ गई इसलिए फोन करना पड़ा। क्या बकते हो? कौन हो तुम? राजा, क्या आप मुझे नहीं पहचान रही हैं? मगर मैं तो आपको पहचान रहा हूं। बात दरअसल यह है कि वह शैतान रायल डी जीवो लीरा पहुंच रहा है। उसने थोड़ी देर पहले सीट बुक कराई है। तुम शायद पागल हो। बिल्कुल नहीं मैडम, वह आदमी जरूरत से ज्यादा खतरनाक है। बदतमीज आवारा लफंगा। इतना कहकर जूली ने फोन काट दिया। तुरंत रंजीत ने एक नंबर और डायल किया। यस, जोसेफ स्पीकिंग। मैं रंजीत बोल रहा हूं, कर्नल रंजीत। अरे कर्नल कहिए, क्या हुक्म है? जोसेफ सर, विक्रम का साथ 1 मिनट भी नहीं छोड़ना। मगर वह तो आज रायल डी लीरा में प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। जूली काफी विश्वास पात्र और चतुर लड़की है। सर, विक्रम की जिद है कि उसी के साथ नृत्य देखेंगे। तब तुम सर विक्रम का पीछा करना। रायल डी लीरा तक अंदर दाखिल होने की जरूरत नहीं, वापसी पर भी कोठी तक पीछा करना तुम्हारा काम है। और हां, जूली को कोठी से रवाना होने तक 1 मिनट भी अकेले मत छोड़ना। उसकी हर हरकत दिमाग से नोट करना। कोशिश यह करना कि वह अलग ना हो सके। मगर बस इतना ही। सर, विक्रम का मामला हमारे राष्ट्र का मामला है और तुम इसीलिए वहां रखे गए हो। दैट्स ऑल। ओके सर। रंजीत ने फोन काट दिया। बूथ में खड़े खड़े उसने सिगरेट सुलगाई और गहरा कश खींचते ही बाहर निकला। पुनः गाड़ी स्टार्ट करके वह सड़कों पर दौड़ने लगा। ठीक 9:30 बजे वह रायल डी लीरा में पहुंच गया। क्लब आज 14वीं के चांद की तरह सजा था। इसी क्लब में उसने डिनर लिया और 10 बजे हाल में पहुंच गया। नृत्य हाल में धीमी रोशनी जल रही थी। ऑर्केस्ट्रा पर एक सुंदरी का गाना चल रहा था। रंजीत ने पूरे हाल का निरीक्षण सरसरी निगाह से किया। उसे एक मेज पर सर विक्रम और जूली बैठी नजर आए, जो स्टेज से सबसे निकट वाली मेज थी। इस समय जूली की पीठ रंजीत की तरफ थी और सर विक्रम का चेहरा साफ नजर आ रहा था। शहर की अन्य हस्तियां भी वहां विराजमान थीं। स्वयं इंस्पेक्टर मैथिल सादे लिबास में सर विक्रम वाली मेज के समीप था। अचानक रंजीत की निगाह एक हिप्पी किस्म के नौजवान पर जम गई, जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ गिटार बजा रहा था। उसके जिस्म पर इस समय हिप्पियों जैसा लिबास था और गले में वह सफेद रंग का स्कार्फ बांधे था। उसने तुरंत डायरी का एक पन्ना पलटा। एक व्यक्ति पर उसकी निगाह जम गई। उसने स्वयं लिखा था, राजा को गिटार बजाने का शौक है और गिटार बजाते समय उसका बायां पैर तरंग पर उठता रहता है। रंजीत के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि गिटार बजाने वाले युवक का बायां पैर बार बार उठ रहा था। शक्ल राजा की नहीं थी, किंतु लक्षण राजा के थे। उसी समय माइक पर घोषणा हुई कि यूरोप की प्रसिद्ध डांसर मिस लीना अपना प्रोग्राम मित्र के लोक नृत्य से शुरू करेगी। हाल में अंधकार छा गया। केवल स्टेज पर प्रकाश फैला जा रहा था। रंग बिरंगा प्रकाश स्टेज पर चकराता रहा और मैडोली सॉन्ग से मिस्त्री नृत्य का कार्यक्रम शुरू हो गया। इस नृत्य में 6 युवतियां और 4 युवक थे। लीना का आधा चेहरा झीने पार दर्शक कपड़े में झिलमिल कर रहा था।
धीरे धीरे नृत्य तेज होने लगा और लीना के शरीर से जैसे बिजली गिरने लगी। उसका एक एक वस्त्र फर्श पर गिरता जा रहा था। हाल में एकदम सन्नाटा छाया था। अब लीना स्टेज पर अकेली रह गई थी। कुछ देर बाद ही नृत्य बंद हुआ और हाल तालियों की गूंज में डूब सा गया। करीब 10 मिनट बाद लीना पुनः स्टेज पर नजर आई। स्टेज के पीछे सफेद चमकीले ग्लोब में वह सिर झुकाए बैठी थी। जैसे जैसे ग्लोब में धीमा धीमा प्रकाश फैलने लगा, लीना के अंग हरकत करने लगे। उसका यह नृत्य इस बार उसी ग्लोब में जारी हो गया जिसमें अनेक मिरर लगे थे, जिससे कभी कभी सैकड़ों लीना ग्लोब में नाचती नजर आ जाती। मगर इस बार वह सुंदरी जिन हावों भावों से नृत्य कर रही थी, उससे दर्शकों के शरीर से गर्म लहरें दौड़ने लगी। ग्लोब से लीना की ध्वनि भी हाल तक पहुंच रही थी। उसका नृत्य आलिंगन से चुंबन और चुंबन से अभिसार की तरफ बढ़ रहा था। इस नृत्य में वह बुरी तरह दर्शकों को उत्तेजित कर रही था। उसका एक एक वस्त्र ग्लोब में सरक रहा था। देखते ही देखते वह नग्न होने लगी। उससे शरीर के बीच केवल शीशे के पार दर्शक ग्लोब की दीवार शेष रह गई। अब लीना सांसें तेज तेज चल रही थी और सहसा रंजीत के नेत्र फैलने लगे। लीना के शरीर पर ऊपर से तेज लाल किरणें गिरने लगीं, मगर रंजीत के चौंकने का कारण कुछ और था। गिटार वादक हिप्पी अपने स्थान से गायब हो चुका था। पता नहीं वह कब स्टेज से खिसक गया। रंजीत धीरे से सीट छोड़कर खड़ा हो गया। वह लापरवाही के साथ इंस्पेक्टर मैथिल वाली सीट पर पहुंचा और उसके कान में कुछ कहने लगा। ठीक उसी समय लीना जोर से चीखी, मगर दर्शकों ने चीख को भी नृत्य का ही भाग समझा और रंजीत का ध्यान अजीबो गरीब तमाशे की तरफ था। वह देख रहा था लीना का शरीर धीरे धीरे घट रहा है। उसका शरीर अब धीमे धीमे हरकत कर रहा है। ये क्या? मैथिल चौंका। दरवाजों की तरफ। रंजीत बड़बड़ाया, जल्दी। स्वयं रंजीत सनसनाते तीर की तरह स्टेज की तरफ झपटा। एक ही लांग में वह स्टेज पर चढ़ गया। अब हर इंसान चौंक पड़ा था, क्योंकि लीना का शरीर एकदम ठहर गया था और उसका आकार लगभग 3 फीट रह गया था। अब भी उसका शरीर निरंतर घट रहा था। इधर इंस्पेक्टर मैथिल ने तमाम दरवाजों को बंद करने का ऐलान किया और रॉयल डी लीरा से बाहर निकलने के रास्ते धड़ाधड़ बंद होते जा रहे थे। रंजीत उस चमकदार ग्लोब के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। हाल में एकदम खलबली सी मच गई थी। रंजीत को ग्लोब के अंदर दाखिल होने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था और लीना का आकार निरंतर घटता हुआ लगभग 1 फीट रह गया था। रंजीत ने ग्लोब तोड़ने का उपक्रम किया। सहसा ग्लोब के अंदर धुआं सा उठा और उसमें लीना एकदम गायब सी हो गई। फिर एक धमाका हुआ। रंजीत अगर फुर्ती से एक तरफ छलांग लगा देता तो ग्लोब फटने से जख्मी अवश्य हो जाता। उसने अपने को बचा लिया। फिर हाल में गाढ़ा अंधकार छा गया। रंजीत बेतहाशा स्टेज के पिछले रास्ते से भागा। वह गलियारे से भाग रहा था कि एक कर्मचारी उससे टकरा गया। लीना के ठहरने का कमरा कौन सा है? रंजीत ने उससे पूछा। ऊपर 22 नंबर, कर्मचारी ने बताया। रंजीत सीढ़ियों के जरिए लगभग भागता हुआ ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। 22 नंबर तलाश करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। दरवाजे पर हाथ रखते ही उसे एहसास हो गया कि द्वार बंद है। यह लाख बाहर से भी बंद हो सकता था और अंदर से भी। रंजीत ने लाख खोलने में अपने पेचकस का प्रयोग किया। ताला खोलने के बाद कुछ पल तक वह आहट लेता रहा। फिर पूरा द्वार खोलकर एक तरफ हट गया। अंदर अंधेरा था। वह सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। उसने द्वार बंद किया और कमरे का स्विच तलाश करने लगा। जैसे ही उसने स्विच दबाया और कमरे में प्रकाश फैल गया, कमरे का सामान अस्त व्यस्त था, जिससे एहसास होता या कि वहां किसी ने तलाशी ली है। कुछ सोचकर उसने हाथों में दस्ताने चढ़ा लिए। इस कमरे का निरीक्षण करता हुआ वह दूसरे कमरे में पहुंचा। यह देखकर वह बुरी तरह चौंक पड़ा कि कमरे में एक लाश पड़ी है। यह लाश एक नीग्रो व्यक्ति की थी, जिसके गले पर खरोंचों के निशान थे, जहां खून के धब्बे मौजूद थे। उसके गले के बीच का टेंटुआ कटा हुआ था, जहां ढेर सारा रक्त जमा हुआ था। रंजीत लाश के पास का निरीक्षण कर रहा था। नीग्रो के चेहरे पर मारपीट के निशान थे। ऐसा जान पड़ता है जैसे काफी संघर्ष के बाद वह मारा गया। इस कमरे में भी लीना के वस्त्र इधर उधर फैले हुए थे। घुटने के बल बैठकर उसने एक निशान को गौर से देखा। फिर उसने नीग्रो की तलाशी ली। उसकी जेब में एक पर्स के अलावा कुछ नहीं था। वह खुले हुए सूटकेस की तरफ बढ़ गया।
हालांकि सूटकेस पहले से ही खुला हुआ था और उसकी सारी वस्तुएं फर्श पर बिखरी हुई थीं। फिर रंजीत उसे उलट पुलट कर देख रहा था। अंत में एक वस्तु उसके हाथ लग गई, वह एक डायरी थी। रंजीत ने तत्काल उसे जेब में रखा क्योंकि तभी कमरे में रखा फोन घनघना उठा था। रंजीत फोन की ओर बढ़ा। उसने फोन का रिसीवर उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी ओर से पूछा गया। वह किसी पुरुष का स्वर था। रंजीत कुछ पल तक मौन रहा। जब दूसरी ओर से यही प्रश्न दोबारा दोहराया गया तो रंजीत को मौन तोड़ना पड़ा। आपको किससे मिलना है? उसने पूछा। दूसरी ओर से कहा गया। मुझे यकीन था तुम ही होंगे। इस बार स्वर एकदम बदल गया। ओह, तुम? हां कर्नल। तुम किसी प्रकार भी आवाज बदल लोगे तब भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। तुम कहां से बोल रहे हो यह बताने की बात नहीं। बुद्धिमान तो तुम जब हो जब यहां तक स्वयं पहुंच जाओ। खैर, मैं तुम्हें एक खास संकेत करने जा रहा हूं। सर, विक्रम को बचा सको तो बचा लो। वह इस राष्ट्र के लिए अनमोल हीरा है जो अब आविष्कार से विश्व को चौंकाने वाला है। इसका मतलब तुम्हें बहुत कुछ जानकारी है। हां, इसीलिए कि मैं लीना के साथ यूरोप के प्रसिद्ध देश की प्रसिद्ध राजधानी जेनेवा से यहां आया हूं, मगर अफसोस है उसे बचा नहीं सका। क्या मतलब? रंजीत चौंको नहीं। मैं फोन पर ज्यादा बात नहीं कर सकता। अब तुम लीना और उसके कमरे का ध्यान बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। और फोन पर धमाका सा गूंजा जिससे रंजीत एकदम चौंक पड़ा क्योंकि तभी फोन भी कट गया था। इस बात से जाहिर होता था कि उसे फोन करने वाला किसी खतरे में फंस गया है और खतरा अचानक उस पर टूट पड़ा है। रंजीत तुरंत इस शानदार कमरे से निकला। वह तेज गति से सीढ़ियां उतर रहा था कि सहसा उसकी निगाह एक महिला पर पड़ी जो ऊपर चढ़ने में व्यस्त थी। इसके पांव इस प्रकार लड़खड़ा रहे थे जैसे वह अधिक पी गई हो। रंजीत ठिठक कर रुका। उसने महिला को भरपूर निगाह से देखा। अचानक वह सीढ़ियों पर गिर पड़ी। रंजीत लपक कर उसके पास पहुंचा। उसने हाथों का सहारा देते ही समझ लिया कि वह सुंदर स्त्री अधिक शराब पी गई है। वह रंजीत से लिपट गई। डार्लिंग, हम बहक गए हैं क्या? हिच, वह बोली। नहीं, तुम पूरे होश में हो। झूठ, नॉनसेंस, हम बहक गए हैं। इसका मतलब तुम्हें कमरे तक छोड़ना पड़ेगा। डार्लिंग, हमारा पर्स कहां है? हमारे कमरे पर है, हमें पर्स चाहिए। आपका नंबर? रॉन्ग नंबर। फिर वह हंस पड़ी। उसने उंगली से ऊपर चलने के लिए संकेत किया। रंजीत सहारा देकर ऊपर ले गया। चलते चलते उसने एक कमरे की ओर संकेत किया। रंजीत ने उसे एकदम गोद में उठाया और कमरे की ओर ले गया। लात मारकर उसने कमरा खोल दिया जो बंद नहीं था और स्त्री को एकदम अंदर लुढ़काकर दरवाजा झटके के साथ बंद कर दिया। की होल पर चाबी लटकती उसने देख ली थी। उसने चाबी घुमाकर निकाली और गुड बाय करता हुआ चलता बना। वह स्त्री की जेब से एक छोटा पर्स निकालना नहीं भूला था। जब वह नीचे पहुंचा तो इंस्पेक्टर मैथिल टकरा गया। क्या हुआ? रंजीत ने पूछा। एक एक आदमी की तलाशी लेकर निकाला जा रहा है सर विक्रम। उन्हें जल्दी थी, वह जा चुके। लेकिन कर्नल, वह 2 सिपाहियों के साथ भेजे गए। खासकर उन्हीं की सुरक्षा के लिए मुझे यहां नियुक्त किया गया था। इंस्पेक्टर, ऊपर लीना के रूम में एक लाश तुम्हारा इंतजार कर रही है। सामने ही 32 नंबर में बंद स्त्री को अपनी गिरफ्तारी में ले लो। संदेह के रूप में गिरफ्तार कर सकते हो। तब तक उसे बिल्कुल न छोड़ा जाए जब तक मैं न कहूं। ओह, केस सीरियस हो गया है। लीना भी गायब हो गई है। ईश्वर जाने उसे जमीन खा गई या। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर, लीना कहां है। अब मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। इतना कहकर रंजीत तीर के समान क्लब से बाहर निकला। उसने अपनी केडी लाक स्टार्ट की और तेज गति से सड़क पर आ गया। वह सर विक्रम की कोठी के लिए कार की गति बढ़ा रहा था। कम से कम समय में उसे सर विक्रम तक पहुंचना था। कोठी पर पहुंचते ही संतरी ने उसे रोका। रंजीत ने तुरंत उसे अपन कार्ड थमाया। यह कार्ड सर विक्रम तक पहुंचा दो। वह इस समय बाहर है, अभी तक नहीं लौटे। जी नहीं। और जोसेफ? वह भी नहीं आए। ओ, इतना कहकर रंजीत ने कार स्टार्ट कर दी। संतरी हक्का बक्का सा कार को ओंझल होते देखता रहा। जाते समय रंजीत ने उसके हाथ से कार्ड भी ले लिया था। अब रंजीत की कार नगर की एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। यह सड़क नगर से बाहर निकलती थी। सड़क दूर तक खामोश और सुनसान थी। कैडिलाक की 2 चमकती आंखें उसकी छाती पर भाग रही थीं।
कुछ समय बाद ही सड़क के दोनों ओर ऊंचे नीचे डीलों का क्रम शुरू हो गया। अंधेरा इन डीलों को अपने दामन में समेटे था। आबादी पीछे छूट चुकी थी। अब केवल निर्जन प्रदेश फैला था। स्थान स्थान पर सड़क के मोड़ थे। काफी दर समुद्र की अशांत लहरों का शोर गूंज उठता। किनारों से ढुनती लहरें चीख रही थीं, किंतु समुद्र का किनारा कार में बैठे बैठे नजर नहीं आ सकता था। अचानक एक मोड़ पर रंजीत को जोरों के साथ ब्रेक लगाने पड़े और ब्रेक लगाते ही वह झटके के साथ स्टीयरिंग से टकराया। अगर वह जरा भी चूक जाता तो दुर्घटना संभव थी। सड़क पर एक कार तिरछी खड़ी थी। इस प्रकार की कोई भी कार को पास न कर सके। इस समय उस कार पर केडी की हेडलाइट का प्रकाश था। रंजीत कार से उतरा। उसका एक हाथ जेब में पड़े रिवॉल्वर पर था। वह लापरवाही से चलता हुआ कार के समीप पहुंचा। कार की ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति आराम से बैठा था, चूंकि हेडलाइट का प्रकाश उस व्यक्ति पर पड़ रहा था। रंजीत को उसे पहचानने में तनिक भी कठिनाई नहीं हुई। उसका एक वफादार एजेंट जोसेफ था, जिसे उसने सर विक्रम की कोठी पर तैनात किया था। वह स्टीयरिंग पर मुक्का खामोश बैठा था। रंजीत ने कार के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया कि सहसा सन्नाटे को एक फायर की गूंज ने भंग किया और गोली उसके सिर के सिर्फ 1 इंच ऊपर गुजरी। उसने तुरंत जमीन पर गिरकर पोजीशन ली और कोहनियों के बल तेजी के साथ सरकने लगा। लगातार 2 फायर और हुए। उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें उठती नजर आई। धमाके की गूंज ठीक बम फटने जैसी, और उस कार के परखच्चे उड़ते नजर आए जो आग की लपटों में घिर गई थी। रंजीत भयंकर तेजी से एक दिशा में भाग खड़ा हुआ। फिर उसने अंधेरे में लंबी छलांग लगाई। वह एक चट्टान पर झोंक की तरह चिपक चिपक कर सरक रहा था। फायर इसी चट्टान के ऊपर से हुए थे। फिर शत्रु के सामने पहुंचने का प्रयास कर रहा था। मौत से बचकर भी वहां मौत के मुंह में छलांग लगाने जा रहा था। जब उसने चट्टान पर सिर उभारा तो वहां कोई नहीं था। रंजीत ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला। उसने अपने एक एजेंट को कॉल किया और तुरंत घटना स्थान से अपनी कार हटाने को हुक्म दिया। इस दौरान उसकी निगाहें 2 परछाइयों का पीछा कर रही थीं, जो एक और चट्टान की आड़ में लोप हो गई थी। रंजीत सावधानी से उसी तरफ अग्रसर हो गया। कुछ देर बाद ही वह उस चट्टान पर चढ़ रहा था। आगे एक पगडंडी पर उसे 2 साये तेज चलते नजर आए। रंजीत उनके पीछे जा लगा। उसे अपने वफादार एजेंट की भयंकर मौत का भीषण सदमा पहुंचा था और उस समय क्रोध में उसकी आंखें तप रही थीं। वह दोनों सायों के पीछे लग गया जो शायद उसे मृत समझकर वापस जा रहे थे। जोसेफ की मौत से एहसास हो चुका था कि सर विक्रम किसी खतरे में फंस चुके हैं। इस देश के ही नहीं वरन संसार की एक महान हस्ती के प्राण संकट में थे। सर विक्रम दुनिया भर के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे और पिछले कुछ माह से उनकी सुरक्षा गुप्तचर विभाग को सौंपी गई थी। स्वयं गृहमंत्री ने IG को सख्त निर्देश दिया था कि किसी कर्मठ जासूस को अभी हिफाजत के लिए तैनात किया जाए, किंतु यह काम इस कदर गुप्त ढंग से होना चाहिए कि स्वयं सर विक्रम को इसका एहसास न होने पाए। खूब समझ बूझकर यह काम रंजीत को सौंपा गया था। ब्लैक टाइगर इन दिनों संसार प्रसिद्ध जासूसों में से एक था और बड़े बड़े मुहिमों पर इस संस्था की टोली कामयाबी पा चुकी थी। संकटकालीन स्थिति में ब्लैक टाइगर किसी भी इंसान को गोली मार सकता था। जब से यह प्रमाण पत्र ब्लैक टाइगर को मिला था, वह खतरनाक अपराधियों को जिंदा पकड़ने के बजाय मौत के घाट उतारने में ज्यादा आनंदित होता था। इसलिए अंडरवर्ल्ड कहे जाने वाले अपराध जगत में उसे शैतान का साया कहा जाता था। रंजीत का एक शानदार एजेंट मर चुका था, जबकि ब्लैक टाइगर के किसी भी एजेंट के प्राण हमेशा तलवार की नोक पर रहते थे और उसे यह हिदायत रहती थी कि दुश्मन के चंगुल पड़ते ही यदि वह भाग न सके तो आत्महत्या करके अपनी असलियत मरते दम तक न खोले। यहां यह बात स्पष्ट हो जाती थी कि जोसेफ भी सर विक्रम का पीछा करता हुआ इस इलाके में आया है और आगे नहीं बढ़ सका। उसे किसी प्रकार मार दिया गया। इतना ही नहीं, कार पर बम भी फिट कर दिया गया जो दरवाजा खोलते ही या हल्के झटके से फट सकता था। यकीनन जाल केवल जोसेफ के लिए ही नहीं वरन उस लिए भी बिछा दिया गया था। यदि उसकी जगह कोई और होता तो उसका बचना कठिन था। रंजीत इस सुनसान अंधेरे वातावरण में भटकता हुआ केस के विचित्र पहलुओं पर सोच रहा था। उसे रमन की भी की चिंता थी, जो न जाने किस झाल में फंस चुका था। सहसा वह गुफा के पास रुक गया।
उसने दोनों सायों को अंधकार के गोल किंतु गुप्त दायरे में गुम होता देखा और फिर जरा सी रोशनी चमकी जो पेंसिल टार्च की चमक थी। रंजीत ने मोड़ में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार किया। उसने रिवॉल्वर हाथ में लिया और कोहनियों के सहारे पेट के बल लेट गया। उसी प्रकार रेंगता हुआ वह खोह में प्रवेश कर गया। वह गहरे अंधकार में रेंगता रहा। उसके कान हर प्रकार की आहट सुनने के लिए चैतन्य थे। सहसा उसे दाईं तरफ से प्रकाश छनता नजर आया और साथ ही बातें करने का धीमा स्वर। वह सांस रोककर उसी तरफ मुड़ गया, किंतु वह अपने आप को रोशनी में नहीं लाना चाहता था। परिस्थिति को देखने के बाद ही वह कोई कदम उठाना चाहता था। उसने देखा, वह एक छोटी सी मशाल थी जो पत्थर की दीवार पर लगी जल रही थी। उस मशाल के नीचे पुआल पर 2 व्यक्ति बैठे थे जिनके मध्य शराब की बोतल खली थी। वे दोनों आपस में हंस हंस कर बात कर रहे थे। किसी खूबसूरत लड़की के शरीर की प्रशंसा हो रही थी और रंजीत दोनों को पहचान रहा था। उनमें से वही एक हिप्पी था जिसे उसने रायल डी लीरा में गिटार बजाते देखा था, जो उसकी नजर में राजा के अलावा कोई नहीं था। गिटार इस समय भी उसके पास मौजूद था जिसे उसने पुआल पर रखा था। दूसरा व्यक्ति सर विक्रम का डॉक्टर था, जिसका चतुर दिमाग बराबर सर विक्रम के नए नए आविष्कारों में साथ देता था। रंजीत के नेत्रों में चमक उत्पन्न हो गई थी। सहसा वह दोनों चौंके, क्योंकि उनके कानों में एक रोबीला स्वर टकरा चुका था। घूमकर देखा तो कर्नल रंजीत सामने खड़ा था। उसके हाथ में 32 का रिवॉल्वर था। तुम दोनों अपने हाथ सर पर रख लो, रंजीत ने चेतावनी दी। क्यों जनाब, हम ऐसा क्यों करें? गिटार वाले ने कहा। इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी का बाकी समय मेरी दया पर निर्भर है। खबरदार गिटार उठाने की कोशिश मत करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। सुन लिया डॉक्टर, गिटार वाले ने लापरवाह स्वर में कहा। रंजीत ने फायर कर दिया। बीच में रखी बोतल चकनाचूर हो गई। गिटार वाले ने ताली बजाई। वंडरफुल, डॉक्टर बड़बड़ाया। क्या शानदार निशाना है, मगर बेचारा पागल है, गिटार वाला बोला। इसका मतलब तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? जरूर करेंगे, मगर ऐसे नहीं, डॉक्टर बोला। पहले निशाने की रिहर्सल बंद करो। मगर हम नहीं करेंगे, गिटार वाला बोला। हम सिर्फ हसीन लड़कियों की आज्ञा का पालन करते हैं। इसका मतलब तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने इस बीच मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हारी मृत्यु का जिम्मेदार कोई नहीं होगा। रंजीत के नेत्र बराबर उन दोनों का निरीक्षण कर रहे थे। फिर भी वह धोखा खा गया। उसे ऐसा लगा जैसे ठीक उसके पीछे कोई गुर्रा रहा है। वह एकदम पलटा और अगले ही पल गिटार वाले ने उस पर छलांग लगा दी। गिटार वाले का पहला ही वार भयानक था। उसका एक हाथ रंजीत के गले में फंस गया और फिर उसका मुंह झुका। पांवों ने रंजीत के शरीर को किसी अजगर के बंधनों की तरह जकड़ लिया। बेहोश होना ही पड़ेगा। रंजीत के कान के पास वह बड़बड़ाया। पता नहीं उसने क्या मंत्र फूंका, और जब उसने रंजीत के सर पर हाथ मारा तो रंजीत एकदम निर्जीव सा हो गया। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। गिटार वाला उसे छोड़कर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने धीरे से सीटी बजाई और अगले ही क्षण उत्तेजक रूप की एक सुंदरी वहां मौजूद थी। उसकी नीली आंखों में जादूगरनियों जैसी चमक थी। उसने चुटकी सी बजाई और वापस मुड़ गई। उसके बाद वह अंधकार में लोप हो गई। यह एक प्रकार का विशेष प्रकार का संकेत था। संकेत समझने वाले ने रंजीत को कंधे पर लादा, अपन गिटार उठाया और युवती वाले मार्ग पर चल पड़ा। डॉक्टर दोनों का अनुसरण नहीं किया, वरन इत्मीनान से बैठा रहा। उसने छुटकी सी बजाई और वापस मुड़ गई। उसके बाद वह अंधकार में लोप हो गई। यह एक प्रकार का विशेष प्रकार का संकेत था। संकेत समझने वाले ने रंजीत को कंधे पर लादा, अपन गिटार उठाया और युवती वाले मार्ग पर चल पड़ा। डॉक्टर दोनों का अनुसरण नहीं किया, वरन इत्मीनान से बैठा रहा। दूसरे दिन अखबारों में अत्यंत सनसनीखेज खबर छपी थी। हाकरों ने आकाश सर पर उठा लिया था। यह खबर 2 थीं जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया था। दोनों खबरें रायल डी लीरा से संबंधित थीं। अखबारों का मुख्य पृष्ठ इन 2 समाचारों से था। प्रथम समाचार कैबरे डांसर लीरा के बारे में था और दूसरी खबर सर विक्रम से संबंधित। इन 2 रहस्यमय मामलों की छानबीन पुलिस बड़ी तीव्रता के साथ कर रही थी। कैबरे डांसर लीना एकाएक घटते घटते गायब कैसे हो गई, इसके बारे में समाचार पत्रों ने तरह तरह की बातें उड़ाई थीं।
कुछ ने यह सिद्ध किया कि यह कोरी गप है, किसी ने वैज्ञानिक चमत्कार का हवाला दिया। पुलिस लीरा के बारे में पूरी छानबीन कर रही थी। लीरा अपने एक नीग्रो अंगरक्षक के साथ ही रहती थी और रायल डी लीरा में उसी के साथ ठहरी थी, किंतु उस नीग्रो को हत्या हो गई थी, जिससे मामला और भी संगीन बन गया था। सर विक्रम के मामले को भी काफी उछाला गया था। सर विक्रम पिछली संध्या को रायल डी लीरा में अंतिम बार देखे गए थे। उसके बाद अब तक उनका कोई पता नहीं था। यह बात इसलिए और उल्लेखनीय हो गई क्योंकि सर विक्रम की एक कार शादाब रोड पर टुकड़े टुकड़े में नजर आई, जिसे उनका एक असिस्टेंट इस्तेमाल करता था। एक जली हुई लाश भी कार के मलबे में मिली। एक रात्रि में ही घटी उक्त सनसनीखेज घटनाओं के कारण शहर में आतंक सा छा गया था। पुलिस की जीपें संदिग्ध स्थानों पर छापा मार रही थीं, किंतु अभी तक पुलिस को इस केस में किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली थी। वैसे रायल डी लीरा के मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया था, मगर कुछ देर बाद ही मैनेजर की जमानत ले ली गई। चूंकि रायल डी लीरा पर इंस्पेक्टर मैथिल की ड्यूटी थी, अतः आई.जी. ने उसे तलब कर लिया। इंस्पेक्टर मैथिल के लिए यह पहला वाकया था जब इतने संगीन केस से पाला पड़ा। उसने किसी प्रकार आई.जी. को संतोषपूर्ण जवाब दिए और बंगले से निकलते ही सीधा हीर पैलेस की तरफ रवाना हुआ। उसे कर्नल रंजीत की तलाश थी। कर्नल रंजीत ही उसका हल निकाल सकता था, मगर हीर पैलेस में उसे केवल बेबी अमर मिला। हेलो अंकल, उसने कहा। कर्नल, रंजीत कहां है? पिछली रात से गायब है। ओह, इंस्पेक्टर ने हाथ मले। आप परेशान हैं? आपके लिए क्या मंगवाऊं? एक गिलास ठंडा पानी। वेट ए मिनट। अमर ने ताली बजाई। एक नौकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। एक गिलास ठंडा पानी और काफी जल्दी, उसने नौकर से कहा। नौकर बाहर चला गया। हाँ तो अंकल, ये बताइए, जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था तो उसका अभिप्राय क्या था? मुझे नहीं मालूम। आपने इतिहास नहीं पढ़ा। प्लीज अमर, मुझे सोचने दो। मगर कल मेरा इतिहास का पेपर है, फिर भी मैं आपके लिए काम आ सकता हूं। मुझे ग्रेट अंकल की चिंता है। वह पिछली रात से नहीं आए, कोई खबर भी नहीं। लेकिन मैं जानता हूं वह किस चक्कर में उलझ गए हैं। पिछली रात उनकी कार शादाब रोड पर प्राप्त हुई, जहां एक और कार की धज्जियां उड़ी थीं। इस रोड पर एक इमारत है, लाबेला हाउस। यह इमारत सर विक्रम की है, जिसे एक विदेशी परिवार ने हाल ही से किराए पर लिया है। इस इमारत के समीप ही एक झील भी पड़ती है। झील और लाबेला हाउस। तुम काफी चतुर हो। अरे अंकल, इसमें चतुराई की क्या बात है? अभी तो मैं आपको भौगोलिक दर्शन करा रहा हूं। आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल चलेगा। अब जरा तैयार हो जाइए, मैं अपनी गुलैल ठीक लूं। बहुत दिनों से गुल्ले नहीं चले। मगर चलना कहां है? नंबर 1 लाबेला हाउस। पर वहां क्या होगा, यह तो मुझे भी नहीं मालूम। अगर वहां कुछ नहीं मिला तो नंबर 2 वह झील जो काफी लंबी है। तुम कहना क्या चाहते हो? आप तो बाल की खाल उतार रहे हैं। सर विक्रम अक्सर लाबेला हाउस जाते ही रहते हैं। ये जगह उन्हें बहुत पसंद है। इस इमारत का एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने अपने ठहरने के लिए रख छोड़ा है, जिसे किराए पर नहीं चढ़ाया जाता। मोटे दिमाग से सोचिए, उस रात शादाब रोड पर सर विक्रम के सहकारी की गाड़ी के टुकड़े टुकड़े में बदली प्राप्त हुई। इसका मतलब वह सर विक्रम का पीछा कर रहा था और सर विक्रम की कार भी शादाब रोड पर गई होगी। हमारे ग्रेट अंकल भी उसी रास्ते पर बढ़े, अर्थात संकट व्यूह की रचना इसी स्थान पर है। चूंकि सर विक्रम का संबंध लाबेला हाउस से था, अतः यह हो सकता है कि उस रात वह इस इमारत में जा रहे हों और इसी स्थान पर उनका अपहरण किया गया हो। मैं कहता हूं, देर मत कीजिए, वरना राजा का बच्चा हाथ से निकल जाएगा। ओह, इस ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। आओ चलें। और दोनों चल पड़े। भतीजे को मालूम था कि जिस फोन नंबर से राजा ने रंजीत को धमकी दी थी, वह नंबर लाबेला हाउस का था, और उसे यकीन था कि रात ब्लैक टाइगर उसी इमारत की ओर रवाना हुआ होगा। और यही वह इमारत भी थी जिसमें क्राइम रिपोर्टर रमन दिलचस्पी ले रहा था। सारे केस में यह इमारत प्रमुख भूमिका अदा कर रही थी। मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार से लाबेला हाउस की ओर भाग चली। करीब 20 मिनट बाद वह शादाब रोड थे। दोपहर का समय था और दूर दूर तक चिलचिलाती चट्टानें तथा जंगल एवं हरे हरे खेत चमक रहे थे। सड़क पर काफी यातायात था,
दिन के समय वह सड़क जितनी व्यस्त रहती थी, रात के समय उतनी ही सुनसान। आसपास छोटी बड़ी बस्तियां और गांव थे। ये सड़क सीधी शादाब नगर तक गई थी। कुछ समय बाद ही मोटरसाइकिल की रफ्तार धीमी होने लगी। काफी दूर वह इमारत नजर आने लगी थी जो संपूर्ण वातावरण में अकेली थी। अंकल, मुझे यहीं उतार दो, अमर ने कहा। क्यों? जासूसी के पहले चैप्टर में आता है कि जासूस के किसी भी अभियान पर शैडो अलग रखना चाहिए जो संकटकालीन में काम आ सके। यह इमारत है ना, ऐसा लगता है इसमें रहने वाला विदेशी परिवार काफी हद तक खतरनाक है। आप किसी तरह इमारत में रहने वाले लोगों को एक जगह एकत्रित करें और मैं चोर की तरह इमारत में दाखिल होकर अंदर की सारी तलाशी लूंगा। अगर कोई काम की बात हाथ लग गई तो मामला फिट समझो। इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल रोक दी। अमर नीचे उतर गया। वह रास्ता काटकर पैदल चलने लगा और जब मैथिल इमारत के कंपाउंड में पहुंचा तो उसे एक नौकर बाग की क्यारियों में पानी देता नजर आया। उसके अलावा इमारत में कोई नजर नहीं आ रहा था। मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर नौकर भागता हुआ फाटक के पास आया। आपको किससे मिलना है? मिस्सी इस वक्त यहां नहीं है। मिस्सी का बाप है। मिस्सी यहां अकेली रहती है। 2 साल पहले उनके पिता का देहांत हो गया था। लेकिन आप हैं कौन? पुलिस इंस्पेक्टर। मगर यहां तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ जिससे आपको। इस वक्त इमारत में कौन कौन है? सिर्फ मैं। तुम काफी चालाक शोफर लगते हो। जी, तनिक चौंका वह। मैथिल ने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी कर दी। उसकी तेज निगाहों ने यह बात नोट की कि इमारत की एक खिड़की का पर्दा जरा सा हिला और फिर एकसार हो गया। इसका मतलब साफ जाहिर था कि अंदर कोई है जिसकी मौजूदगी नौकर छिपाना चाहता है। तुम्हारा नाम क्या है? मैथिल ने पूछा। जंग बहादुर। तुम यहीं ठहरकर हमारी मोटरसाइकिल देखो, हम इस इमारत की तलाशी लगे। मेरे पास इसका सर्च वारंट है। असंभव, नौकर बोला। जब तक मालिक नहीं आते आप अंदर नहीं जा सकते। हमें ऐसा ही हुक्म है। अच्छा, मैथिल ने मुस्कुराकर कहा और फिर झटके के साथ फौलादी मुक्का नौकर के चेहरे पर दे मारा। किंतु नौकर इस मामले में काफी शिक्षित लगता था। यह देखकर मैथिल को बेहद आश्चर्य हुआ कि ताक कर मारा गया घूंसा उस भयानक शक्ल वाले नौकर की बीच हथेली पर रुक गया और उसके मजबूत पंजे ने घूंसा पकड़ लिया। नौकर की शक्ति से ऐसा लगा जैसे कलाई टूट जाएगी। झल्लाकर मैथिल ने दूसरा हाथ उल्टा दे मारा। नौकर ने वह वार भी बचा लिया। मैं कहता हूं आप चुपचाप वापस पले जाइए। मुझे संदेह है कि आप इंस्पेक्टर नहीं, और अगर है भी तो आप किसी भी हालत में अंदर नहीं जा सकते। इस बार उसका स्वर कठोर था। सहसा मैथिल ने एक धोबी पाट दांव मारा, क्योंकि वह स्वयं इस नौकर की शक्ति से उलझन में पड़ गया था और हर हालत में इस पर काबू पाना चाहता था। धोबी पाट सही बैठा और एक बार में ही वह भयानक इंसान चित्त जा गिरा। एक ही छलांग में मैथिल उसके सीने पर सवार हो गया। मगर नौकर गजब का शक्तिवान था। उसने स्प्रिंग की तरह मैथिल को उछाल दिया और गुर्राता हुआ उठा। अब उसके हाथ में एक सख्त डंडा था जिसे तान कर वह आगे बढ़ा। जल्दबाजी के कारण मैथिल रिवॉल्वर नहीं ला पाया था। उसे अब अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था, किंतु इस प्रकार की लड़ाई का उसने दांव सीखा था। कराटे का वार करने में वह काफी अभ्यस्त था। नजदीक पाकर जंग बहादुर ने डंडा चलाया। मैथिल साफ बच गया और फुर्ती के साथ सिर की भयंकर टक्कर उसके पेट पर दे मारी। फिर उसे दोनों भुजाओं में भरता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। अब वह दोनों एकदम गूंथ गए। सहसा नौकर ने अपने को मुक्त किया और इसी दौरान मैथिल ने करारा शानदार हाथ उसके कंधे पर जमा दिया। जबकि यह सब लॉन में घट रहा था, बेबी अमर इमारत के पीछे एक पेड़ की टहनी से लटका था और झूलता हुआ टार्जन के बच्चे का तरह एक खिड़की तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। सहसा उसने झटके के साथ डाल छोड़ दी और खिड़की पर लटक गया। इस समय वह जमीन से करीब 30 फीट ऊपर लटक रहा था। खिड़की के एक शीशे को गुलैल के गुल्ले से तोड़ने की करामात वह पेड़ पर बैठकर प्रारंभ में ही कर चुका था और इससे खिड़की के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। अंदर हाथ डालकर सिटकनी खोल दी। खिड़की के पट खोलते ही वह अंदर समा गया और जल्दी ही वह कमरे के नंगे किंतु गंदे फर्श पर खड़ा था। यह कूड़ा कबाड़ से भरा था और जान पड़ता था कई दिन से इसमें किसी ने कदम नहीं रखा। अमर सूंघता हुआ सा दरवाजे तक पहुंचा। संयोग से दरवाजा केवल भिड़ा हुआ था। वह गलियारे में पहुंच गया और दबे कदम एक कमरे की तरफ बढ़ने लगा।
कुछ क्षण बाद ही वह उस कमरे की तलाशी ले रहा था। वह अपना काम बड़ी इत्मीनान और सावधानी के साथ कर रहा था। सहसा बाहर आहट हुई। पदचापों की ध्वनि थी। तुरंत अमर एक मेज के नीचे जा सरका। उसने अपने आप को पूरी तरह छिपा लिया। कमरे के सामने से पदचाप गुजर गई। अमर उठा। वह उसकी तरफ लपका। देखकर दंग रह गया। उसने बाहर झांका था। उसने देखा एक आदमी जो काफी हट्टा कट्टा है, इंस्पेक्टर मैथिल को गठरी सा बनाए कंधे पर लादे लंबे डग भरता हुआ बढ़ रहा है। और यकीकन इंस्पेक्टर बेहोश हो चुका था। अमर की भ्रिकुटी तन गई। गुलेल हाथों में आ गई। वह चाहता तो अपने अचूक निशाने से एक पल में उस यमदत्त की खोपड़ी तोड़ सकता था, और उसे अभी तक किसी ने देखा भी नहीं था। किंतु अनायास उसने अपना विचार त्याग दिया और बिल्ली की चाल चलता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। वह आदमी एक दरवाजे में समा गया। अमर ने उसी में झांका। वह एक मेज के पास खड़ा था। सहसा उसके हाथ ने हरकत की। उसने मेज पर रखे टेबल लैंप को घुमाया था, जिससे तिल्स्म की तरह ठोस दीवार में आदमकद रास्ता बन गया। वह व्यक्ति उसी रास्ते में दाखिल हो गया। दरवाजा एक सार होकर ठोस दीवार में बदल गया। अमर ने गर्दन हिलाई। वह इस बड़े कमरे में दाखिल हो गया। उसने कुछ देर प्रतीक्षा के बाद मेज के लैंप को घुमाना शुरू किया। ऐसा करते समय उसका दिल तेजी के साथ धड़कने लगा, किंतु वह इससे भी हैरत अंगेज स्थानों से गुजर चुका था। उसे खतरे में कूद पड़ने की आदत बन चुकी थी। वह आदमकद दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि सहसा वह खतरनाक व्यक्ति उस मार्ग में प्रकट हुआ। उसने जलती आंखों से अमर को घूरा। अमर ने दायां हाथ उठाया। वापस जाओ, मिस्सी से कहो हम आए हैं। अमर ने कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें क्या दिखाई देता हूं? कब से नौकरी कर रहे हो यहां? अमर ने रौब से कहा। यहां आओ लड़के, मिस्सी अंदर है। उसने कुछ मुस्कुराकर कहा, किंतु अमर ने उसकी मुस्कुराहट के पीछे खतरनाक मूड को भांप लिया। उसके बाएं हाथ में अब भी गुलैल थी। अबे कबूतर, मैं इसका शिकार करूंगा। अमर ने सहसा उछलकर कहा, और उसने ऊपर छत की तरफ इस प्रकार से देखा जैसे सचमुच कोई कबूतर हो। अपने शब्दों के साथ ही गुलैल ऊपर की तरफ तन गई। यह क्या हो रहा है? वह दहाड़ा साथ ही कुछ पल के लिए उसने भी छत की तरफ देख लिया और चूक गया। वह यमदूत, यह तो वह विश्वास भी नहीं कर सकता था कि गुलैल का गुल्ला कबूतर को नहीं बल्कि उसके माथे पर तड़ाक से जा लगेगा। अमर ने पहली चोट काफी गहरी की थी, जैसे माथे पर गोली लगी हो। खून बह निकला और हक्का बक्का सा वह झूमने लगा। तभी उसका दूसरा गुल्ला उसकी कनपटी पर पड़ा और वह इस बार चीखकर अमर पर झपट ही पड़ा। अमर सीधा मेज के नीचे घुसता हुआ उस पार हो गया और वह अंधे पागल की तरह दीवार से टकराया। अमर समझ गया वह काफी ताकतवर है। उसे विश्वास था कि एक गुल्ले से अच्छे अच्छे आदमी को बेहोश होने की पूरी खराक मिल जाती है, तब जबकि गुल्ला अपने सही निशाने पर लगे। मगर यहां तो 2 सही निशाने लग चुके थे। तीसरा गुल्ला छड़ी चुका था। वह झूमता हुआ दीवार से पलटा। इस बार अमर उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां कुछ देर पहले यमदूत खड़ा था। अमर ने देर करना चिड़ी मार का काम समझा और तड़ाक से तीसरा गुल्ला भी खींच मारा कि अब यमदत्त फर्श पर इस प्रकार लुढ़क गया था जैसे ऊंघता ऊंघता सो गया हो या अत्यधिक पीली हो। अमर ने गहरी गहरी 3-4 सांसें ली और उसके पास डरता डरता पहुंचा। वह सचमुच बेहाश हो गया था। अमर उसके भारी शरीर को खींचने लगा। उसे खींचने में वह पसीने पसीने हो गया। अंत में बड़ी कठिनाई से वह उसको एक कुर्सी पर बैठाने में कामयाब हुआ। जहां खून बह रहा था उसे उसने साफ कर दिया, इस प्रकार जैसे मारने के बाद मरहम पट्टी कर रहा हो। उसने निकट ही पड़ी उसकी कैप को सिर पर रखकर जासूसी फिल्म के बास की तरह चेहरे पर झुका दिया। जेबें टटोली तो सिगरेट मिली। सिगरेट उसके होंठों पर चिपकाकर सुलगा दी। उसका एक शानदार स्टेचू बनाकर मेज के सहारे कुर्सी पर टिका दिया और बाकायदा सामने एक पुस्तक खोलकर रख दी। उसके बाद अमर उस आदम का द्वार की तरफ कपड़े झाड़ता हुआ बढ़ चला। सहसा वह पलटा। उसे कुछ दूरी पर रखी टोकरी दिख पड़ी जिसमें ताजे अंगूर रखे थे। खट्टे नहीं होंगे, वह बड़बड़ाया। चटकारी लेकर वापस अंगूरों पर झपट्टा मारा और एक बड़ा गुच्छा हाथ में लेकर आदमकद द्वार में समा गया। अंगूर खाता हा वह इस प्रकार चलने लगा जैसे यह उसके बाप दादा की इमारत हो। 2 कदम चला था कि स्वयं द्वार बंद हो गया।
स्प्रेरंगों की कालीन पर पांव पड़ते ही ऐसा हो गया था अब वह कुछ अंधेरी बंद गैलरी में चल रहा था जो सीधी एक हाल में समाप्त हुई। हाल काफी बड़ा था और उसमें बातें करने का स्वर उभर रहा था। द्वार एकदम खुला नहीं था बल्कि थोड़ा भिड़का हुआ था। अमर ने आंख सटाकर झिरी से अंदर देखा, दंग रह गया। ये तो पूरी प्रयोगशाला थी। हाल बहुत बड़ा था, उसका कुछ भाग ही उसे नजर आ रहा था जिसमें शीशों के केबिन में अनेक रसायन जार, टेस्ट ट्यूबें और कुछ बंद जानवर नजर आ रहे थे। कदाचित जानवरों पर प्रयोग किया जाता था। बीच में काफी जगह खाली थी जिसमें 4 कुर्सियां, एक बड़ी मेज और एक स्ट्रेचर भी पड़ा था। फर्श पर शानदार कालीन बिछी थी और इस कालीन पर एक इंसान चहलकदमी करता नजर आ रहा था जिसके सिर पर पट्टी बंधी थी और बेंत के सहारे वह लड़खड़ाकर चल रहा था। एक बार वह पलटा। यह क्या? यह इंसान वैज्ञानिक सर विक्रम के अलावा कोई नहीं था। अलावा हाल में एक खूबसूरत लड़की तथा 2 नौजवान भी बैठे थे। स्ट्रेचर पर इंस्पेक्टर मैथिल बंधा था और इंजेक्शन लिए एक नौजवान उसके पास खड़ा था। सहसा सर विक्रम ने हाथ हिलाया और नौजवान ने इंजेक्शन मैथिल की बांह में लगा दिया। अमर सारी प्रतिक्रिया देखता रहा। अचानक विक्रम ने मुंह खोला। आज तक हमने जानवरों पर अधिकार किया, इसका नतीजा यह निकला कि आदमजात हमारे पीछे पड़ गई। ये आदमी भी जरूर हमारे शत्रुओं में से है। आज हम इसको चूहे का बच्चा बनाकर आसमान में उड़ा देगा। मगर सर, युवती बोली, चूहे का बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता। क्यों नहीं उड़ सकता? इसलिए कि वह चूहे का बच्चा है। तो क्या हुआ, गधे का पिल्ला तो नहीं? गधे का पिल्ला भी नहीं होता सर, पिल्ला कुत्ते का होता है। तुम बहुत बड़ी वैज्ञानिक बनोगी अगर यह सिद्ध कर दो कि गधे का पिल्ला नहीं होता, कुत्ते का पिल्ला होता है। आपको याद होगा सर, हमारी एक कुतिया थी। बिल्कुल थी। एक बार उसने 2 बच्चे दिए थे। आपको याद होना चाहिए, आपने उन्हें खुशी खुशी से गोद में लेकर कहा था, कितने प्यारे पिल्ले हैं, मेरी डायरी में लिखा मिल जाएगा। कहां होगा? कहां होगा नहीं, कहां था? अच्छा बाबा कहां था? इसका मतलब आपने मान लिया कि वह कुतिया के पिल्ले थे। मान लिया, और कुत्ता उसका हस्बैंड है। वह तो है ही। जैसे औरत का पति मर्द, वैसे ही कुतिया का पति कुत्ता। बस तो वह पिल्ले कुत्ते के थे। हां, मान लिया। मैंने सिद्ध कर दिया सर। आपने मान लिया। ओ, तुम वाकई बहुत बहुत वैज्ञानिक हो। विक्रम ने हर्ष से उसका माथा चूम लिया, जैसे उस युवती ने बहुत बड़ा आविष्कार सिद्ध कर दिया हो। हां, तो हमने क्या कहा था, याद दिलाओ? विक्रम ने पुनः गंभीर होकर कहा। युवती ने तपाक से याद दिलाया। आप कह रहे थे कौवा आकाश में उड़ता है, वैसे ही यह आदमी भी उड़ सकता है। कौवा? विक्रम ने सोचा, यह मैं बताता हूं। एक युवक ने कहा, जिसके बाल हिप्पियों की तरह बड़े थे, मूछें झुकी हुई थीं। क्योंकि आपके नगर में कौवा आकाश में ज्यादा तेज उड़ सकता है। ये देखिए, यह आदमी होश में आ गया। इंस्पेक्टर मैथिल ने होश में आते ही कसकर एक लात नौजवान को मारी और वह लड़खड़ाता सीधा दरवाजे की तरफ आया। मौका अच्छा था। तुरंत अमर ने पूरा दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। उसके हाथों ने बड़ी फुर्ती के साथ उस नौजवान का रिवॉल्वर निकाल लिया जो कोट की जेब में था। वह सब मैथिल की तरफ मुखातिब हुए और अमर के एक हाथ में रिवॉल्वर आते ही हवाई फायर हुआ। कोई नहीं हिलेगा, वरना सबको कौवों की तरह उड़ना पड़ेगा। मेरा निशाना बहुत सच्चा है। सब लोग हाथ ऊपर उठाएं, हरी अप। वह सब आश्चर्यचकित हो उठे, मगर विक्रम ने केवल पलकें झपकाईं। बहादुर लड़के, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? यह सब आप लोगों को पुलिस स्टेशन चलकर मालूम होगा। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या आप समझते थे कि मैं बेहोश हूं? मैं शुरू से ही होश में था। यह केवल नाटक था और इस समय तक यह सारा इलाका पुलिस के घेरे में आ चुका होगा। क्या तुम वाकई पुलिस इंस्पेक्टर हो? सर विक्रम ने कहा। सर विक्रम, आपका दिमाग ठीक हालत में नहीं है, और मिस जूली, तुम तो अच्छी प्रकार कह सकती हो कि तुम दोनों का या तो अपहरण किया गया है या तुम भी इन लोगों में शामिल हो। यह रहा मेरा परिचय पत्र। इतना कहकर मैथिल ने परिचय पत्र झूली की तरफ फेंक दिया। नहीं इंस्पेक्टर, यह बिल्कुल गलत है। सर विक्रम का अपहरण नहीं हुआ। वह अपने ही मकान में सुरक्षित रखे गए हैं। लेडी टाइम्स काफी जिंदा दिल औरत है। अगर वह सर विक्रम को गुंडों से न बचा लेती तो शायद सर विक्रम सचमुच गायब कर दिए जाते। मैं इस लड़के को पहचानती हूं। यह कर्नल रंजीत का भतीजा है।
इसलिए अब आप पर भी यकीन हो गया। यह क्या कहानी है? कहानी नहीं, हकीकत है इंस्पेक्टर। उस रात जब हम डी ज्वेलिरा का प्रोग्राम देखकर बाहर निकले तो सर विक्रम बेहद परेशान हो उठे, और जब बेहद परेशान होते हैं तो एकांत में बनी इसी इमारत की तरफ भागते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। उस रात भी ऐसा ही हुआ। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वह इस ओर रवाना हो गए। शायद आपको यह मालूम नहीं है कि यहां सर विक्रम की गुप्त प्रयोगशाला भी है, और इस समय आप प्रयोगशाला के ही एक भाग में हैं। जिंदगी से परेशान होकर वह यहां प्रयोग करते रहते हैं। परेशानी में यही प्रयोगशाला उन्हें सुकून दिलाती है। उस रात भी वह इस तरफ भागे। मैं उनकी हर जिद को पूरा करती हूं और बराबर साथ रहती हूं। उस रात भी मैं कार ड्राइव कर रही थी। शादाब रोड पर आते ही मुझे महसूस हुआ कोई कार बराबर हमारा पीछा कर रही है। उससे पहले भी मुझे ऐसा संदेह हुआ था, और इस सुनसान सड़क पर ही संदेह विश्वास में बदल गया। जाने क्यों उस रात मैं भयभीत हो उठी। कुछ दूर चली ही थी कि एकाएक वातावरण फायरों की गूंज से कांप उठा और पिछली कार खरखराती हुई रुक गई। यही हालत हमारी कार की भी हुई। हमारी कार के टायर भी नष्ट हो चुके थे। कार का बैलेंस बिगड़ने से बचा। मैं तुरंत सर विक्रम का हाथ थामकर अंधेरे में बाहर कूद गई और बेतहासा भागने लगी। न जाने किसने मुझे एक जगह धक्का दिया और सर विक्रम के साथ ही मैं एक गहरे खड्डे में जा गिरी। मैं बेहोश हो गई और शायद सर विक्रम भी। होश आया तो हम लोग आराम से बिस्तर पर पड़े थे और लेडी रामा के आदमी हमारा उपचार कर रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले सर विक्रम के 4 असिस्टेंट वफादार डाल लापता हो गए। आपकी पुलिस किसी की भी हिफाजत नहीं कर पाई और न अब तक किसी को तलाश कर पाई। उस रात यदि सर विक्रम का अपहरण हो जाता तो पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। लेडी टेम्स सर विक्रम की किराएदार है और इसी इमारत में रहती है। चूंकि उनके भी कुछ पुराने शत्रु हैं, अतः वह खास किस्म के शिक्षित इंसानों को अपनी सुरक्षा के लिए रखती है। उन्हीं लोगों ने ठीक मौके पर हमें बचाया है। गुंडे भाग निकले। यह दोनों युवक उन्हीं के रक्षक हैं। तीसरा, वह शक्तिशाली नौकर जिसने आपको लाद कर यहां तक पहुंचाया। उन्हें हिदायत थी कि कोठों में कोई भी इंसान घुसने न पाए, चाहे वह कोई भी हो। आप जानते हैं खतरा अभी टला नहीं। वह लोग फिर से सर विक्रम को तलाश करेंगे और किसी प्रकार का भी जाल रच सकते हैं। लेडी टैप्स इस समय यहां नहीं है। हम इस प्रयोगशाला में ही ज्यादा सुरक्षित हैं। मैं यह नहीं चाहती कि इस मामले में किसी प्रकार लेडी टाइम्स का नाम आए। अगर ऐसा हुआ तो वह लोग लेडी टैम्स के भी शत्रु हो जाएंगे। इतना कहकर जूली खामोश हो गई। इंस्पेक्टर ने मौन तोड़ा। मैं नहीं समझता कि यह बात कहां तक सत्य है। आपको कुछ याद है सर विक्रम? यह बातें बिल्कुल सही हैं। हमने समझा तुम भी हमारे शत्रुओं में से हो, इसलिए हम तुम्हें मुर्गी का बच्चा बनाने का आविष्कार करने जा रहे थे। ठीक है, अब मुझे फोन करने की इजाजत दें। क्या बाहर का रास्ता साफ है? वाह अंकल, अगर रास्ता साफ नहीं होता तो मैं यहां तक कैसे आता? तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है अमर। बस ज्यादा तारीफ नहीं, वरना मारे खुशी के मारे हाथ से रिवॉल्वर छूट जाएगा और मामला 2-4 जाएगा। देख नहीं रहे हो? अरे ए हिप्पी, जेब में हाथ डालने की कोशिश मत कर, हम गोली मार देंगे। ऐसा लगता है हमने तुम्हें कहीं देखा है। अच्छा अंकल, इन सब लोगों को बाहर ले चलिए और खासकर लेडी टाइम्स के आदमियों की तलाशी ले लीजिए। मैथिल ने उस नौजवान की तलाशी ली, जबकि नौजवान कह रहा था, यह लड़का एक दिन होशियार जासूस बनेगा। इंस्पेक्टर, हमारे पास रिवॉल्वरों का लाइसेंस है, मेरे पास भी रिवॉल्वर है। ये लो, अगर इस लड़के को इतने से इत्मीनान हो जाए तो गनीमत है। उसके बाद सब लोग बाहर निकले, मगर दोनों अब भी रिवॉल्वर ताने थे। बाहर के कमरे में यमदूत अब भी उसी स्थिति में बैठा था जिसमें अमर उसे छोड़ गया था। अमर ने एक फायर किया और उसकी कैप एक झटके के साथ उड़ गई। साथ ही वह मुर्दा सा कुर्सी से लुढ़क गया। तुमने इसे मार डाला, सर विक्रम ने दूघी स्वर में कहा। अधमरा है अंकल, लेडी टाइम्स इसे दुरुस्त कर लेगी। सब लोग एक और हाल में पहुंचे जहां टेलीफोन भी था। कुछ देर बाद ही इंस्पेक्टर ने 2-3 स्थानों पर फोन किया। उसने अपने विभाग के आयुजीन से भी 2-3 मीवट बात की। मालूम हुआ कि इमारत के गैराज में 2 गाड़ी है। एक भ्रष्ट कार है जो सर विक्रम की है, दूसरी स्टेशन वैगन। इंस्पेक्टर ने अपनी फोर्स फोन द्वारा बुलाई थी, फिर भी उसने इमारत में रुकना
ज्यादा देर उचित नहीं समझा। उसने स्टेशन वैगन को बाहर निकलवा लिया और सब लोगों को उसमें बैठ जाने के लिए हुक्म दिया। अपने काम में उसने जरा भी डील नहीं छोड़ी। स्टेशन वैगन शादाब रोड पर जल्दी ही दौड़ने लगी। कुछ देर बाद ही पुलिस का दस्ता मार्ग में मिल गया। फ्लाइंग स्टाफ की 3 जीपें थीं। इंस्पेक्टर ने अपने आदमियों को कुछ निर्देश दिए और पुलिस स्टेशन की तरफ कूच कर गया। 2 जीपें वैगन के आगे पीछे थी। जब यह लोग कोतवाली में पहुंचे तो समाचार आग की तरह पूरे नगर में फैल गया। 10 मिनट बाद ही पत्रकारों की भीड़ लग गई। इंस्पेक्टर के अनेक चित्र कैमरों में कैद हुए, किंतु पत्रकार के किसी भी प्रश्न का जवाब देने से उसने इनकार कर दिया। पत्रकारों की दृष्टि में अनेक सनसनीखेज घटनाओं का जवाब इंस्पेक्टर के पास था और कोतवाली में भीड़ लगने लगी। इंस्पेक्टर मैथिल की तो जैसे सारे शहर में ढाक जम गई। कुछ देर बाद ही इंस्पेक्टर को आई जी केपी ए ने आदेश दिया कि सर विक्रम को सुरक्षित उनकी पी ए सहित उनके बंगले पर पहुंचा दिया जाए और लेडी टैप्स के समस्त आदमियों को छोड़ दिया जाए। साथ ही बंगले पर सख्त पहरा रखा जाए। पी ए ने इंस्पेक्टर को इस केस के लिए बधाई भी दी। इंस्पेक्टर ने इस कार्य को भी संपन्न किया, किंतु उसके दिमाग में एक उलझन बाकी थी। पूरी रिपोर्ट में लेडी टाइम्स का नाम कहीं नहीं आया था। ऐसा भी आदेश था। साथ ही यह भी दर्शाना था कि विगत कुछ रातों में हुए हत्याकांडों से इस मामले का कोई संबंध नहीं और विगत 3 रातों की घटनाएं ही उलझन का कारण थी। कर्नल रंजीत का गायब होना, रंजीत के एक एजेंट जोसेफ का कत्ल, एक रहस्यमयी औरत जिसे रंजीत क्लब के एक कमरे में बंद कर आया था, किंतु बाद में वह कमरा खाली मिला। कब्रे डांसर लीना का आकार घटते घटते इतना घट जाना कि किसी को नजर भी ना आए, उसके अंगरक्षक का कत्ल होना, क्राइम रिपोर्टर रमन का अब तक लापता रहना और प्रमुख गुंडे राजा की तलाश। इंस्पेक्टर के दिमाग में लेडी टाइम्स अब भी संदिग्ध औरत थी। इन सब प्रश्नों का हल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सर विक्रम को पाने के बाद भी उसके दिमाग में शांति नहीं थी। उसने अमर को हीर पैलेस पर छोड़ दिया था। चूंकि अमर इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, अतः उसके दिमाग को परेशान रखना ठीक नहीं था। इंस्पेक्टर ने उसे हर प्रकार से सांत्वना दी और वापस चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में खून की धारा पार्ट 3। तो आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने यहां तक पूरी वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।